नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में ललित मोदी मामले पर गतिरोध। अरुण जेटली बोले, चर्चा को तैयार सरकार। सुषमा स्वराज के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। घोटाले से जुड़े नेताओं की नैतिकता पर उठाए सवाल। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को लिखी चिट्ठी। मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। क्यूरेटिव याचिका खारिज। 30 जुलाई को होगी फांसी। उत्तर और मध्य भारत में आसमान से बरसी आफत। भारी बारिश से मुंबई में सड़क रेल यातायात पर असर। मध्य प्रदेश और झारखंड में 20 से ज्यादा लोगों की मौत। और T20 क्रिकेट विश्व कप अगले साल भारत में 8 शहरों में 11 मार्च से 3 अप्रैल के बीच होगा आयोजन। कोलकाता के ईडन गार्डन में फाइनल। और आइए देखते हैं पहली खबर। ललित मोदी व्यापम जैसे मसलों पर विपक्ष के तीखे हमले झेल रही बीजेपी के लिए वरिष्ठ नेता शांता कुमार की चिट्ठी ने मुश्किलें बढ़ा दी। पार्टी अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी में शांता कुमार ने कहा है कि हाल में सामने आए कई घोटालों ने सरकार और पार्टी की छवि खराब की है। उन्होंने नैतिकता बनाए रखने के लिए पार्टी के भीतर आंतरिक लोकपाल के गठन की मांग की है। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ सांसद शांता कुमार ने 10 जुलाई को अमित शाह को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में कहा गया कि सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद एक सामने आए कई घोटालों ने पार्टी की छवि खराब की है। हमारी पार्टी शानदार उपलब्धियां की है। शान से पार्टी जीती, सरकार बनाई। 1 साल शान के साथ हमने सरकार चलाई। उसके बाद कहीं कहीं कुछ छींटे लगने लगे। उपलब्धियों से सिर ऊंचा होता है, छींटों से मन में एक पीड़ा होती है। शांता कुमार ने चिट्ठी में व्यापम घोटाले से लेकर ललित मोदी विवाद तक का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक उंगलियां हमारी तरफ उठने लगी। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की खबरों ने हम सब का सिर शर्म से नीचा कर दिया है। उन्होंने पार्टी के भीतर एक आचार समिति के गठन की भी जरूरत बताई है। मॉनसून सत्र के पहले दिन इस चिट्ठी के आने से सरकार पर विपक्ष के आरोपों को और बल मिल गया है और वो इसी बहाने सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। आम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज सर उठा के नहीं चल रहा है, शर्म से उसका सर झुक गया है। शांता कुमार जी ने कहा है, फिर भी अगर मोदी जी नहीं बोल रहे हैं तो क्या हम ये माने कि इस भ्रष्टाचार में मोदी जी कहीं न कहीं से उनकी मौन, उनकी स्वीकारोक्ति है। BJP, there are voices, saner voices, which are asking the party and government to act on all these scams. But so far, there is no indication from the government that it will act on these scams and it will take some action. बीजेपी भी शांता कुमार की इस चिट्ठी से असहज नजर आ रही है। पार्टी ने शांता कुमार को विपक्ष के दुष्प्रचार से प्रभावित बताया है। शांता कुमार जी एक सुलझे हुए नेता है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस के दुष्प्रचार से पूरी तौर से प्रभावित हो गए हैं और पार्टी उनके इस राय से बिल्कुल असहमत है। हालांकि बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी उनके इस बयान पर नाराज है और उन्हें मीडिया के सामने संयम बरतने की हिदायत दी गई है। शांता कुमार 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वो पहले भी BS येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के मामलों से लेकर गुजरात दंगों के मुद्दे पर पार्टी के भीतर चिट्ठी लिख चुके हैं। इसी के चलते उन्हें वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली मौजूद हैं। नलिन, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही कि शांता कुमार जो कह रहे हैं, आखिर चिट्ठी के जरिए अपने पार्टी अध्यक्ष को कहना है किसी बात को, बहुत स्वाभाविक है, लेकिन वाया मीडिया का अगर वो आते हैं तो इसके मायने क्या है? क्या ये कहा जाए कि शायद इस पर मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि वो एक वरिष्ठ सुलझे हुए नेता हैं हमारे पार्टी के, और हो सकता है कि वो प्रभावित हुए, क्योंकि ऐसा है कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे आरोप कई दिनों से चल रहे हैं, तो उसमें उनको लगा होगा ऐसे। लेकिन जहाँ तक पार्टी का कोई इस चिट्ठी से लेना देना नहीं है, और मुझे लगता है वो इस प्रश्न को समझ जाते हैं।
क्योंकि शांता कुमार पहली बार इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी नैतिकता या शुचिता की बात आई है या फिर पार्टी पर आरोप लगे हैं, मैं कहूँ पिछले 15 वर्ष में, उन्होंने अपनी आवाज़ मुखर की है। तो क्या ये ना माना जाए कि पार्टी के अंदर वाकई वो जो मुद्दा उठा रहे हैं उस पर शायद विचार नहीं हो रहा या अनदेखी हो रही, इसलिए उन्हें पत्र लिखना पड़ मैं रहा है? सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो जो विषय भी अगर हम देखें एक एक करके, चाहे मध्य प्रदेश में व्यापम की बात करें या ये अपने राजस्थान में बात करें जो कांग्रेस के आरोप है, हर चीज़ को उसके संदर्भ में देखें, एक एक करके चले। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट के निर्देश और उसकी अनुगाही में, मतलब हाई कोर्ट मॉनिटर्ड एक चल रहा था वहां पर एसआईटी प्रोब। एसआईटी तो प्रोब भी नहीं कर रही थी, मतलब सरकार को रिपोर्ट करती नहीं थी। कांग्रेस चाह रही थी कि एक सीबीआई आए। उस मांग को लेके सुप्रीम कोर्ट तक आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हाई कोर्ट इसे मॉनिटर कर रही है, हम इसे नहीं स्वीकार रहे इस मांग को। पर क्योंकि एक विषय बढ़ रहा था, लोगों में ऐसे एक उत्सुकता थी शायद कोई गड़बड़ तो नहीं है, भाजपा को छुपाना नहीं चाहती। शिवराज जी ने स्वयं जो है इसका प्रोब को ऑर्डर किया हुआ था, तो उन्होंने कहा भाई सीबीआई को दे देते हैं। तो जब मध्य प्रदेश सरकार ने ही कह दिया कि भाई सीबीआई को दे देते हैं हम, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अप्रिशिएट करते हैं स्टैंड को। और इसीलिए तो वो एक प्रश्न हुआ है, तो अगर छुपाने को कुछ होता तो क्यों कोर्ट मॉनिटर होता? आज अगर सीबीआई को कोर्ट मॉनिटर करे या ना करे कोई फर्क नहीं है, सत्य निकलना चाहिए और जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया उनको जेल में जाना चाहिए। कुछ लोग ऑलरेडी जेल में हैं, कईयों की चार्जशीट फाइल हो गई है। अब आइए आप इधर राजस्थान पे, जयराम रमेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दस्तावेज दिखाया और कहा कि धौलपुर का जो किला है वो सरकारी किला है। लेकिन उन्होंने एक दस्तावेज तो दिखाया नहीं। क्यों नहीं दिखाया? 1958 का दस्तावेज जिसमें धौलपुर किला वापस आ गया था धौलपुर परिवार के पास और केसरगढ़ किला चले गया था सरकार के पास एक एक्सचेंज में। 2010 में एग्रीमेंट हुई और 2007 में एग्रीमेंट हुई। और विशिष्ट बात, जयराम रमेश जी के आरोप के अनुसार चले तो अगर ये सरकारी किला था तो 2010 में कॉम्पेंसेशन कैसे मिला दुष्यंत जी के परिवार को जब लैंड एक्वायर हुआ था रोड के लिए? तो क्या कांग्रेस ये कहना चाहती थी कि केंद्र में और राज्य में उनकी इतनी निकम्मी सरकार थी, उन्हें ये नहीं पता था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में सरकारी जमीन के लिए किसी गैर सरकारी व्यक्ति को आप मुआवजा दे रहे हैं, वो भी जो राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष हैं? लेकिन तो आरोप होमवर्क नहीं किया कांग्रेस ने। कांग्रेस आरोप लगा रही है, जो विषय है उस पर सारे तथ्य हैं। इसीलिए आज रूडी जी ने इस बात को रखा है कि हो सकता है शांता कुमार जी इन आरोपों से प्रभावित हुए, पूरे तथ्य उन्होंने देखा नहीं। तो क्या ये कहा जाए कि शांता कुमार जैसा वरिष्ठ नेता नलिन वाकई विपक्ष के आरोपों या फिर विपक्ष के प्रचार से कहीं कुछ दिखता है, या फिर जो वो कहते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग या नेता उनको गलती बताने वाला कोई नहीं है, इसलिए कमेटी की जरूरत है, आचार समिति की जरूरत है? क्या वाकई मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यदि ऐसा कोई मैकेनिज्म होता नहीं तो ये जितने तथ्य मैं आपको, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, इनके बारे में आपको बता ही नहीं पाता। तो एक मैकेनिज्म हमेशा होता है देखने के लिए भी कितना है। आरोप लगाना बड़ा आसान है। यदि कांग्रेस पार्टी चाहती है, जैसे प्रमोद जी कह रहे थे आप ही के कार्यक्रम के पैकेज में कि भाई कांग्रेस बीजेपी को थोड़ा सोचना चाहिए इस पे, तो अभी तो एच.आर. भारद्वाज जी ने बड़े हाल में ही 2-3 इनको राय दी कि पार्लियामेंट को आपको रोकना नहीं चाहिए। ये गलत है जो कांग्रेस के नेतागण कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट को रोकेंगे। और उन्होंने ये भी राय की कि जो जयराम रमेश जी जिस प्रकार से कई विषय उठा रहे हैं वो उचित नहीं है, तो वो अपनों की राय ले ले। और शांता कुमार का ये कहना कि जिस तरीके से मामले उनका, वो ये साफ कहते हैं कि आरोप लगने से ही कई बार छवि धूमिल होनी शुरू होती, भले ही आरोप सही हो या ये गलत हो। गोबल्स का है, ये गोबल्स की थ्योरी है हिटलर के ज़माने का, जब कहा जाता था कि एक झूठ को 100 बार कहे, झूठ को रिपीट कर दीजिए तो शायद सत्य माना जाए। लेकिन सत्य बदलता नहीं है, सत्य की ये ताकत है। लेकिन उनकी चिंता शायद इस बात को लेकर है कि इसीलिए तो मैं इसको कहूँगा कि एक अगर नकारात्मक नीति में थोड़ी सी भी अगर सफलता आ रही है जो कांग्रेस अपना रही है, उससे सत्य तो नहीं बदलेंगे, तथ्य भी नहीं बदलेंगे। तो हम तो अपनी राजनीति सत्य और तथ्य के आधार पे करेंगे। अब ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है वो किस आधार पे अपनी राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन एक डर नहीं है नलिन की, किस लिए? जब आपके एक वरिष्ठ नेता अगर किसी भ्रामक प्रचार के जरिए वो इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं तो आम जनता पर मैं इसको काउंटर कर देता हूँ। 282 हमारे एमपी हैं लोकसभा में। जब जब एक आधा किसी का बयान आता है तो पूरी पार्टी को आप उसमें जोड़ लेते हैं एक प्रश्न के रूप से। लेकिन उसमें अगर मैं कहूं कि 275 लोगों के बयान कभी आपने ऐसे सुने नहीं, तो पार्टी की मुख्य धारा कहाँ है? पार्टी की मुख्य धारा क्या सोच रही है? पार्टी की मुख्य धारा अगर अपने आप को मजबूत पा रही है और सत्य और तथ्य के मार्ग पे पा रही है, तो फिर विषय कहाँ रहा? तो आप करेंगे जो उनके सवाल हैं वो नाजायज हैं, और जो मैंने वो चाहते या वो जो चाहते हैं कि एक सिस्टम एक बने, वो क्या सिस्टम
ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं पार्टी के अंदर में, और वही मैंने आपको कहा, यदि वो मैकेनिज्म्स नहीं होते तो हम आपके सामने तथ्य भी नहीं रख पाते। अगर वो तथ्य नहीं होते तो हो सकता है कोई सवाल जो है प्रासंगिक होता। तो अगर ये मैकेनिज्म है तो शांता कुमार जैसे वरिष्ठ नेता जो कि मंत्री भी रहे हैं, फिर उनके सामने बात क्यों नहीं आई? इसीलिए मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ जो रोडी जी ने कहा कि हो सकता है वो कांग्रेस के आरोपों से थोड़े प्रभावित हुए, और यदि अगर वो देखना चाहे तो वो तो बहुत वरिष्ठ मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार। तो मुझे लगता है हिमाचल में तो बहुत विषय हैं इस वक्त, उनमें से एक स्टील स्कैम भी बहुत बड़ा विषय बन चुका है हिमाचल में। तो वो तो भ्रष्टाचार का केस बिल्कुल उनके कार्य क्षेत्र में भी साफ दिखता है, और जो भ्रष्टाचार का केस है। एक आखिरी सवाल, इस पूरे मैं कहूँ कि जो कि एक चिट्ठी आई और जो मीडिया में लीक हुआ, शांता कुमार बीजेपी के उसी तरह के नेता बने हुए हैं, बने रहेंगे, और उनकी चिंताएं जो हैं उसको पार्टी नज़रअंदाज ना करते हुए आगे बढ़े। पार्टी सबकी चिंता करती है और सबके ऊपर में ये दायित्व बनता है कि वो पार्टी और उसके पार्टी के हित में जो काम है उनकी चिंता करे। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन इस पूरे मसले पर बातचीत करने। धन्यवाद। तो ये थी हमारी पहली खबर। ब्रेक के बाद देखिए ब्रिक्स बैंक का परिचालन शुरू। श्रम सुधार की डगर, कितना है मुश्किल सफर, क्या मजदूरों की मानेगी सरकार या जारी रहेगी तकरार? मजदूरों से हमारी नीति कितनी पास, कितनी दूर? देखिए RSTV विशेष बदहाल मजदूर, आज शाम 7:30 बजे। मॉनसून सत्र का पहला दिन राज्यसभा में विपक्ष के आक्रामक रुख की भेंट चढ़ गया। ललित मोदी मामले और व्यापम जैसे मसलों को लेकर सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। सरकार के चर्चा को तैयार होने और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान की पेशकश के बावजूद विपक्ष के तेवर नरम नहीं पड़े। विपक्ष आरोपी मंत्रियों के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सहयोग की अपील की। मुझे आशा है कि इस सत्र में काफ़ी अच्छे निर्णय होंगे, अधिक निर्णय होंगे, और संसद देश की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल बहुत ही उत्तम प्रकार की चर्चा करने के लिए एक माध्यम के रूप में अपना काम करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री की इस अपील का विपक्ष पर असर होता नहीं दिखा। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने सरकार के मंत्रियों की ओर से ललित मोदी को मुहैया कराई गई मदद का मुद्दा जोर शोर से उठाया। पार्टी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग भी की। सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने नियम 267 के तहत चर्चा कराने के साथ इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग भी की। आपने मर्यादा तोड़ी है, आपने No, this is all you can say at the time of discussion. Not now. ये सदन जवाबदेही तय करेगा। No, see. मर्यादा भ्रष्टाचार। All these you can say. जवाब में केंद्रीय मंत्री और नेता सदन अरुण जेटली ने विपक्ष की मांग पर चर्चा कराने और सुषमा स्वराज का बयान कराने पर सहमति जताई। श्री आनंद शर्मा जी का ये कहना है कि नियम 267 के तहत नियम सस्पेंड करके इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा को तुरंत आरंभ कीजिए। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज आकर उसका तुरंत जवाब देंगे। लेकिन विपक्षी दल सरकार के इस रुख से सहमत नहीं दिखे। उन्होंने चर्चा से पहले ललित मोदी मामले से लेकर व्यापम मामले में आरोपी मंत्रियों के इस्तीफे की मांग दोहराई। लगातार जारी गतिरोध के चलते कार्यवाही कई बार स्थगित भी करनी पड़ी। On these serious allegations, let there be a high-level inquiry that is constituted, sir, and on that basis, till that inquiry is over, let these people demit office or ask them to be removed from office. जब सब इस्तीफा दे दे तब चर्चा करी जाए। सरकार ने विपक्ष पर चर्चा से भागने और अवरोध पैदा करने का आरोप लगाया। कोई इस्तीफा नहीं, नो इस्तीफा, नो इस्तीफा। आप चिंता मत करिए, कोई इस्तीफा नहीं। चर्चा
चर्चा करना चाहिए तो चर्चा करिए, और चर्चा नहीं करना चाहिए, चिक चिक करना है तो आप चिक चिक करते रहिए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को वीजा मामले में मदद करने का आरोप लगा है। जब से ये मामला सामने आया है, तब से कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संसद के अंदर जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं संसद से बाहर महिला कांग्रेस ने विरोध का मोर्चा संभाला। संसद घेराव के जरिए महिला कांग्रेस ने विवादों में घिरे केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग की। एनडीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही ये हैं महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता, जिन्होंने मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। कांग्रेस ने केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, महंगाई बढ़ने का आरोप लगाया। साथ ही ललित मोदी, व्यापम और पीडीएस मामले समेत दूसरे विवादों में घिरे केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी, उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री केवल सत्ता में पैसा कमाने के लिए अपनी योजनाएं बना रहे हैं। देश की जनता जवाब मांग रही है, मोदी जी से जवाब मांग रही है कि प्रधानमंत्री जी क्यों चुप है इन तमाम घोटालों पे, प्रधानमंत्री जी महिला अत्याचार पे क्यों चुप है, काले धन पे क्यों चुप है। तमाम चीजों के जवाब इस देश की जनता मांग रही है। महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन मामलों पर चुप्पी तोड़ने की मांग की। मंगलवार को मॉनसून सत्र शुरू होने के साथ ही कांग्रेस एनडीए सरकार को संसद के भीतर और बाहर घेरने की कोशिश में जुटी है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। उधर व्यापम घोटाले पर मध्य प्रदेश विधानसभा में भी कांग्रेस का हमला जारी है। लगातार दूसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। वहीं बीजेपी के विधायक भी विपक्ष के रुख को लेकर नारेबाजी करने लगे और इसके चलते सदन की कार्रवाई पहले 2 बार और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन के बाहर भी बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में तीखी नोकझोंक हुई। पिछले सत्र में आपको याद हो, हम हाथ जोड़ रहे थे कि चर्चा कर लो, तब सरकार चर्चा से भाग रही थी, कह रही थी हम चर्चा नहीं करेंगे। अब हम कह रहे हैं इस्तीफा दो, तो कह रहे हैं चर्चा कर लो। तो क्या पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग के लिए दिल्ली में धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों को फिलहाल सरकार से राहत मिलती नहीं दिख रही। राज्यसभा में लिखित जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि मंत्रालय नीति को लागू करने से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने में लगा है, लेकिन साथ ही राव इंद्रजीत सिंह ने यह भी साफ किया कि पूर्व सैनिकों को मिलने जा रही इस सुविधा का फायदा अर्धसैनिक बलों को नहीं मिलेगा। सरकार ने सिर्फ सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन के सिद्धांत को स्वीकार किया है। कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली सरकार और पुलिस सामने सामने है। कल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद अब मुख्यमंत्री केजरीवाल महिला सुरक्षा पर जांच आयोग बनाने की तैयारी में, और इसके लिए दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस बीच दिल्ली कैबिनेट ने दक्षिणी दिल्ली में बीआरटी कॉरिडोर को खत्म करने का भी फैसला किया। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि विधानसभा का एक विशेष सत्र बुला के एक इंक्वायरी कमीशन बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा विधानसभा के सामने। इंक्वायरी कमीशन इस बात की जांच करेगा कि जो इस तरह की शिकायतें हैं, ऐसी तमाम शिकायतों पर क्या एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए, और अगर ज़रूरत पड़े तो इस तरह की शिकायतों के मद्देनज़र सीआरपीसी में कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है क्या, ये सजेशन करेगा। 1993 मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी है और कोर्ट ने आज याकूब की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही याकूब के लिए राहत के सभी रास्ते बंद हो गए। अब नागपुर जेल में बंद याकूब को 30 जुलाई को फांसी दी जाएगी। याकूब मेनन की मौत की सजा से बचने की आखिरी कानूनी कोशिश भी नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेनन की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी। मौत की सजा के खिलाफ याकूब की दया याचिका को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी खारिज कर चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च 2013 को मौत की सजा को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा लॉन्ग रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस
का मैसेज इस जजमेंट में दिया गया है। और ये मैसेज जो इम्प्लाइड मैसेज है कि जो कॉन्स्पिरेटर है, जो इस तरह की साजिश करते हैं, उनके लिए कड़ी सजा होना चाहिए। रिव्यू पिटीशन भी इनकी इससे हवाले खारिज हो चुकी थी और अब ये रहा कि क्यूरेटिव पिटीशन में तो उससे भी ज़्यादा नैरो चांस होता है, इसलिए कोई अचंभे की बात नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों में दोषी करार देते हुए विशेष टाडा अदालत ने 2007 में याकूब मेनन को मौत की सजा सुनाई थी। इस मामले में 123 अभियुक्त थे, जिनमें से 12 को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जबकि 20 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। धमाकों का मुख्य अभियुक्त दाऊद इब्राहिम अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज याकूब मेनन के आखिरी कानूनी विकल्प को भी खारिज कर दिया। इसके बाद स्पष्ट हो गया है कि अब याकूब मेनन को 30 जुलाई को फांसी दी जाएगी। इस फांसी के बाद मुंबई बम धमाकों में मरे हुए लोगों को इंसाफ मुकम्मल तौर पर मिल पाएगा। दिल्ली से विजय कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज हुई जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मध्य प्रदेश और झारखंड में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। दोनों राज्यों में बारिश के चलते 22 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। ये नजारा है देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई का। पिछले 24 घंटे में हुई तेज बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी जमा होने के बाद बेस्ट की कुछ बसों के मार्ग बदलकर चलाना पड़ा। मध्य एवं पश्चिमी लाइनों पर पानी भरने से मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ा है। हालांकि बहुत दिन बाद हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बहुत दिन से बारिश नहीं थी, आज बारिश हो रही है तो अच्छा लग रहा है। गर्मी भी थोड़ी कम लग रही है पिछली नाइट से, और मुंबई में बारिश होनी भी चाहिए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। शिप्रा नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई शहरों में पानी घरों में भर गया है, जबकि सीहोर जिले में 11 लोग पानी में बह गए। सरकार ने मरने वालों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इधर बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए आपदा प्रबंधन की टीमें लगी हुई हैं। करीब 3 परिवार के 11 लोग लापता हुए थे कल रात को तेज बारिश में, और वो कैचमेंट एरिया ज़्यादा था, जंगल का नाला था, उसमें 8 लोगों की डेड बॉडियाँ मिल गई हैं। एनडीआरएफ की टीम भी हमारी आ गई है, सभी रेस्क्यू टीम काम कर रही है। अभी रात में तो अंधेरे में नहीं कर पाएगी, मॉर्निंग में और करेगी। भारी बारिश और बाढ़ के बाद झारखंड में भी 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। रांची और पलामू समेत कई जिलों का संपर्क प्रदेश के दूसरे हिस्सों से कटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी नदियां उफान पर हैं। लोगों को नदियों में नहाने या मछली पकड़ने के लिए न जाने की सलाह दी गई है। नाव का जो संचालन होता है उस पर रोक लगा दी जा रही है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स जो हमारे हैं इलेक्ट्रिसिटी विभाग के, उनको हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है कि अगर इस तरह का कहीं पे भी इंसिडेंट हो कि शॉर्ट सर्किट हो गया या करंट पास हो रहा है पानी में से, तो वो लोग भी अपना एक बार इंस्पेक्शन डिटेल्ड रूप में कर लें। राजस्थान में भी कई गांव में बारिश का पानी भरा है। राज्य में नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। कोंकण और तटीय इलाकों में अभी लगातार बारिश होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स बैंक का आज से चीन के शंघाई में परिचालन शुरू हो गया। भारत के जाने माने बैंकर केवी कामत इस बैंक के पहले अध्यक्ष हैं। 8 जुलाई को रूस के शहर उफा में 7वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान इस विकास बैंक को लॉन्च किया गया था। ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सदस्य देशों को ढांचागत परियोजनाओं के लिए ऋण देने के लिए बैंक खोलने पर सहमत हुए थे। ये बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली IMF और विश्व बैंक की तर्ज पर ही काम करेगा। शुरुआती पूंजी $50 अरब है, जिसे अगले कुछ साल में बढ़ाकर $100 अरब कर दिया जाएगा। Cooperate and collaborate with all developmental players. So our objective is not to challenge any of the existing system as it is, but to improve and complement the system in our own way. T20 विश्व कप क्रिकेट अगले साल भारत के 8 शहरों में 11 मार्च से 3 अप्रैल के बीच खेला जाएगा। फाइनल कोलकाता की ईडन गार्डन्स पर होगा, जबकि एक सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई में, वहीं दूसरा सेमीफाइनल दिल्ली में हो सकता है। तो खबरों के इस सफ़र में अभी इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।
राज्यसभा ने PSLV C-28 के सफल परीक्षण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि PSLV C-28 का सफल प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर है। सदस्यों ने टेनिस खिलाड़ियों सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस और सुमित नागाल को विंबलडन में मिली जीत पर बधाई दी। इससे पहले सभापति ने बीजेपी के MJ अकबर को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने रमन सिंह सरकार के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष के नेता TS सिंहदेव ने सदन में कहा कि राज्य में माओवादी हमले और कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के आवास पर हमले से राज्य सरकार पर उनका विश्वास खत्म हो रहा है। कोयला घोटाले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने आज पूर्व कोयला राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया, पूर्व कोयला सचिव SC गुप्ता और LC जनोती को समन जारी किया है। कोर्ट ने ये समन CBI की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर दिया है, जिसमें इन सभी को महाराष्ट्र के एक कोल ब्लॉक आवंटन मामले में अनियमितता का आरोपी बनाया गया है। मद्रास हाईकोर्ट पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन की अंतरिम जमानत रद्द करने की CBI की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। 6 सप्ताह पहले दयानिधि मारन को सशर्त अंतरिम जमानत मिली थी। CBI ने कोर्ट को बताया कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी के नेता अमन मणि त्रिपाठी की पत्नी सारा की संदिग्ध मौत की CBI जांच कराएगी, जिसकी कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज इसका ऐलान किया। सारा की मां सीमा सिंह ने अमन मणि पर अपने बेटी की हत्या का आरोप लगाया था। भारत और अमेरिका के राजदूतों ने कहा है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग का वैश्विक शांति और समृद्धि पर व्यापक असर हो सकता है। अमेरिका में भारत के राजदूत अरुण सिंह और भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड राहुल वर्मा ने एक साझा लेख में लिखा है कि हमारे नेता रक्षा सहयोग, आर्थिक अवसर बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।